सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका, वॉम वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका। चैप्टर नंबर हम लोग कौन सा कर रहे थे सर? चैप्टर नंबर हम लोग कर रहे थे 3। चैप्टर नंबर 3 का ऐसे 610 तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है। जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की वीडियो अच्छे से एसएम को वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है और उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। आज हम सर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 का थर्ड एंड लास्ट फाइनल पार्ट, जिसके अंदर क्या दे रखा है बेसिकली 620 और 540 पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे 620 एंड ऐसे 540। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही जोरदार, बड़ा ही शानदार ऐसे होने वाला है। इसमें से मैं सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ूंगा। सारे टॉपिक्स बोले तो सर जो फालतू के टॉपिक्स है, रीड ओनली टॉपिक्स है, जो खाली ज्ञान देते हैं, जिनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, वो हम लोग डिलीट कर देंगे। ऐसे 620 पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं जोरदार जबरदस्त एकदम शानदार तरीके से। स्टार्ट करते हैं ऐसे 620। ऐसे 620 का सर नाम क्या है? ऐसे 620 का नाम है सर यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। सर हमें यूज करना है वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट, मतलब मैनेजमेंट का एक्सपर्ट की बात हम लोगों ने की थी, वो की थी ऐसे 500 के अंदर, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऑडिटर अपना एक्सपर्ट, मतलब ऑडिटर का भी एक्सपर्ट। यस सर, ऑडिटर का भी एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। सर ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ये अदर देन मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। सर ऑडिटर एक्सपर्ट होता कौन है और मैनेजमेंट एक्सपर्ट से डिफरेंट कैसे है ये? देखो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है ना, वो जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है वो क्या सर्विसेज देता है? वो असिस्ट करता है एंटिटी को इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, ऑडिटर एक्सपर्ट किसको हेल्प करेगा? ऑडिटर को, कि भाई वो असिस्ट करे किसको? ऑडिटर को इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखिए, मैनेजमेंट का काम क्या है? प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा वो ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट को हेल्प करेगा और वो बोलेगा कि भाई हम तुमको असिस्ट करेंगे प्रिपेयरिंग एफएस के अंदर। बट ऑडिटर का एक्सपर्ट क्या होगा कि भाई उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए ऑडिटर को, तो वो असिस्ट करेगा ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर ऑडिटर एक्सपर्ट होता कौन है? बढ़िया सी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पजेस करेगी एक्सपर्टाइज इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वो तो हम लोग ही कर लेते हैं, वो तो उसके डॉक्टर तो हम ही है, उसके एक्सपर्ट तो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर एक्सपर्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की अगर बात समझ आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पैरा है सर ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर ओपिनियन। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन। देखो सर, हमें काम यूज करना है, हमें क्या करना है? ऐसे 620 लाया क्यों? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 620? सर ऐसे 620 का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि भाई वेदर टू यूज वर्क, क्या हमें उसका काम यूज करना है? टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर टू डिटरमाइन वेदर टू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट एंड इफ यूजिंग द वर्क, अगर हम उसके काम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू डिटरमाइन वेदर दैट वर्क इज एडिक्वेट। सिंपल सी बात है, हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि भाई वेदर टू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट एंड अगर वर्क यूज कर रहे हैं तो वो क्या एडिक्वेट है या नहीं। सबसे पहले तो यूज करना है हमें उसके काम का, अगर हम उसका काम यूज कर रहे हैं तो क्या उसका काम एडिक्वेट है फॉर द ऑडिटर्स पर्पसेस। सर एक्सपर्टाइज इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, फिर वो एफएस में कौन से काम आएंगे? यस काम आएंगे पीपल, यस पीपल काम में आएंगे। जैसे अगर वैल्यूएशन करना है आपको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको वैल्यूएशन करना है तो आपको एक्सपर्ट की मदद लगेगी। एक्चुरियल वैल्यूएशन करना, हम काफ़ी बार बोलते हैं ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस करते हैं, तो उनका जो ग्रेचुइटी लाइबिलिटीज होती है, पीएफ पेएबल होता है, उसके लिए हम लोग किसका हायर करते हैं? एक्चुरी को। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, ऑयल एंड गैस रिजर्व का एस्टिमेशन करना। इंटरप्रिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉज एंड रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करना, एक एक वर्ड पे खेलना, वो किसका काम है सर? एक्सपर्ट का काम। एंड एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंसेस इश्यूज। सर हम लोग सिंपल सा क्या बोलना चाह रहे हैं? सर हम सिंपल सा ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको अगर एक्सपर्ट की यूज करनी है, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग जो एफएस के अंदर काम में आने वाले हैं, वो दूसरे फील्ड कौन से है? तो वो दूसरे फील्ड है भाई तेरे valuation of complex financial instrument, actuarial valuation of liabilities, estimation of oil and gas reserve, interpretation of contract, laws and regulation, and analysis of complex और unusual tax compliances issues. ये 5 अपने को ध्यान में रखने हैं पॉइंट्स। अभी सर हमें डिटरमाइन करनी है नीड फॉर ऑडिटर एक्सपर्ट। ऑडिटर एक्सपर्ट की नीड डिटरमाइन करनी है, तो ये बढ़िया सा रीड ओनली पढ़ रहा है, बढ़िया सा डिलीट करोगे तो भी चलेगा, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, फालतू ज्ञान दे रखा है। सर ऑडिटर में ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर फील्ड, ये भी फालतू पैरा है, रीड ओनली पैरा है, यू कैन जस्ट रीड ओनली।
ठीक है। सो ये पैरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब आया है सर इम्पोर्टेंट, ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट। अभी तक के जो 5 मिनट थे वो तो ठीक है, ठीक है, एक बेस बिठाने के लिए कि ऑडिटर एक्सपर्ट होता क्या है। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है असली जोरदार वाली। कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज़ ऑडिटर एक्सपर्ट, क्या हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत लगेगी। तो ये ऐसे मैटर है जो अपन को हेल्प करेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे बढ़िया सा कीवर्ड्स में लिख रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे बढ़िया वीडियो को कर लो पॉज और लिख लो बढ़िया शांति से। सो ये एक एक पॉइंट का मैंने लिख रखा है। सो कंसिडरेशन में सबसे पहला कंसिडरेशन ये ध्यान में रखिएगा, आज मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करना है तो पहले मैं ये देखूंगा, अगर मैं काम नहीं कर पाया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं कर पाया तो क्या मैनेजमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट ने एक एक्सपर्ट यूज़ किया होगा, तो क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज़ किया है? तो पहला क्राइटेरिया यस, तो फिर मुझे भी ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट का काम रिव्यू करना एक एक्सपर्ट ही हेल्प कर सकता है। सो क्या हम जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है अगर उसने काम किया है तो हमें भी ऑडिटर एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। अभी मैटर का जो नेचर है एंड मैटर का जो सिग्निफिकेंस है वो भयंकर है, भारी है। भारी है तो यस ऑडिटर, नहीं तो नो एक्सपर्ट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना, उस मैटर से ROMM कितना, क्या रिस्क मेरी ज़्यादा है, क्या मेरी रिस्क कम है। एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या रहेगी। सो व्हाट विल बी माई एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर टू रेस्पॉन्ड आइडेंटिफाइड रिस्क। कोई हमें रिस्क मिली, उसका नेचर क्या रहेगा, हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले। सो हम लोग पहला क्राइटेरिया देखेंगे, क्या मैनेजमेंट ने यूज़ किया है एक्सपर्ट, यस किया है तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, नहीं किया है तो हम फिर अगला देखेंगे कि भाई मैटर का कितना सिग्निफिकेंस है। मैटर अगर इंपॉर्टेंट है फिर हम लोग देखेंगे उसमें रिस्क कितनी मिली, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना। फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ प्रोसीजर कितना, चलो रिस्क मिला, उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए हमें प्रोसीजर भी अप्लाई करना पड़ेगा। और जो मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज़ किया है उसका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कितना, अगर उसका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अच्छा है और हम उसकी रिपोर्ट से ही कंफर्ट ले सकते हैं तो फिर हमें एक्सपर्ट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्या ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं क्या। सो सर हम सिंपल सा ये बोल रहे हैं कि कंसिडरेशन है, क्या मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज़ करा है, क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर है, रिस्क कितनी, प्रोसीजर कितना, एक्सपर्ट है, मैटर क्या सिग्निफिकेंस, रिस्क कितनी, प्रोसीजर कितना, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कितना एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। दीज आर द कंसिडरेशन विच विल डिसाइड कि भाई क्या हमें ऑडिटर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आज मैं ऑडिट करने बैठा तो मेरे को एक मैनेजर ने पूछा क्या ऑडिटर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जाऊंगा और संजय भाई की यूट्यूब की क्लास पढ़ूंगा कि हाँ यार उसमें ये कंसिडरेशन बताए थे कि भाई मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज़ करा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना, एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ एक्सपर्ट एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। दीज आर द की वर्ड्स यू शुड रिमेंबर, आपको याद कर ही लेना चाहिए। ठीक है सर। अगला है सर, अगला मेरा काम है, अगर मैं व्हेन मैनेजमेंट हैज़ यूज्ड ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट, अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज़ करा है तो फिर हमें और बातें कुछ एडिशनल ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है, सबसे पहला वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है, क्या उसे एंटिटी ने एम्प्लॉय किया है या किसी पार्टी ने एम्प्लॉय किया है। ठीक है ना। द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, वो मैनेजमेंट कितना कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़ क्या है एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट से वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी भाई सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ने अगर एक्सपर्ट यूज़ किया है तो सबसे पहले एक्सपर्ट के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है सर, हम लोगों ने ये देखा। अब ये मैनेजमेंट ने हायर किया है या फिर कोई पार्टी एंगेज्ड है, मतलब हायर्ड बाय एंटिटी, एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और पार्टी एंगेज्ड। पहला पॉइंट क्या है सर, हम लोग पहला पॉइंट हमें ध्यान में आएगा नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट सर हमें जोर से मेरे साथ बोलते रहना, एम्प्लॉयड बाय एंटिटी और पार्टी एंगेज्ड। अब अगर एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है तो उस पर इन्फ्लुएंस कितना, इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन आएगा कि इन्फ्लुएंस बाय एंटिटी
एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब भाई अगर तुमने एक्सपर्ट बोल रहे हो तो उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज क्या है, और टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी प्रोफेशनल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करा है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, एम्प्लॉय बाय एंटिटी और पार्टी एंगेज्ड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। फिर उसकी कैपेबिलिटीज क्या और टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। वापस से एक बार, सबसे पहला, अगर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करा है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है या फिर पार्टी एंगेज्ड है, क्या उसने एक्सरसाइज किया कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, और फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज क्या है, एंड क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि भाई मेरे को मैनेजर ने पूछा कि भाई क्या मैनेजर, क्या हमें ऑडिटर एक्सपर्ट रखने की ज़रूरत है क्या, तुम एक्सपर्ट नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा नहीं सर, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद ने एक्सपर्ट रखा है, तो उसका रिव्यू करने के लिए फिर हमारे पास एक्सपर्टाइज नॉलेज नहीं है। दूसरा, मैटर है ना वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और तीसरा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना वो भी ज़बरदस्त है, और एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसेसर है ना वो भी ज़्यादा है, एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस भी अवेलेबल नहीं है। और मैनेजमेंट ने जो एक्सपर्ट यूज़ करा है तो उसका हम लोगों ने नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखा था, और वो एम्प्लॉयड था बाय एंटिटी, और कोई इन्फ्लुएंस नहीं था ओवर द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, और कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज भी हम लोगों ने चेक किए, एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी और अदर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। सो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सो सर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इसका मैंने बढ़िया सा कीवर्ड बना रखा है कि सर अगर ऑडिटर एक्सपर्ट यूज़ करा है और मैनेजमेंट ने भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ करा है तो उस मैटर में फिर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, हम लोग कितना प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रैक्टिकली बता देता हूँ क्या करते हैं। अगर ऑडिटर ने और मैनेजमेंट ने दोनों ने एक्सपर्ट यूज़ करा है तो हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई क्या जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है और जो ऑडिटर एक्सपर्ट है दोनों की कंपिटेंस कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या मेंबरशिप है ICAI का है, कौन सी प्रोफेशनल बॉडी का उसका मेंबरशिप है, उसको कितने साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसको इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक में क्या एक्सपीरियंस है। तो ये हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा इस फील्ड का खिलाड़ी है। ठीक है, NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर नेचर ऑफ द मैटर क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ द मैटर क्या है। ऑडिट प्रोसीजर उस पर डिपेंड करेगी कि भाई मैटर नेचर ऐसा है कि भाई उसके अलावा और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस नहीं है हमारे पास। दूसरा, हम लोग देखेंगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है मैटर के अंदर। तीसरा, हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट क्या है, एक्सपर्ट वर्क का सिग्निफिकेंस कितना है, क्या एक्सपर्ट का काम भयंकर ज़रूरत है, भयंकर ज़बरदस्त काम है, और ऑडिटर का नॉलेज क्या है, और प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, एंड फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। बेसिकली हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक्सपर्ट ने काम किया तो हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मैटर। दूसरा, हम लोग तो ये बोलेंगे कि सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है मैटर में। और तीसरा, हम लोग बात करेंगे कि भाई जो मैटर है उसमें दम है या नहीं है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और जो एक्सपर्ट का काम है वो भी सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस क्या है, एंड फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। फिर कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। आज अगर मुझे एज है कि यार तुम टीचर हो, तुम पढ़ाते हो, तुम्हारी क्या कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, तो मेरे भाई बोलेंगे कि सर यूट्यूब पे 2 सालों से पढ़ा रहे हैं सर, सपोज फॉर एन एग्जांपल सर CA हैं, सर के ऑडिट में मार्क्स अच्छे हैं, सर ने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करा है, सर को EY का एक्सपीरियंस है, सर अभी अहमदाबाद की टॉप फर्म में काम कर रहे हैं। सो उनको प्रैक्टिकली ऑडिट का भी ज़बरदस्त नॉलेज है, उन्होंने हर टाइप की ऑडिट कर रखी है, इंटरनल, स्टैट्यूटरी। सो व्हाट दिस रिफ्लेक्ट माई कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मी सीन्स। देखो, अब कॉम्पिटेंस है सर, कॉम्पिटेंस में मेरा टेक्निकल नॉलेज कैसा है। दूसरा, मैं क्या एथिकल हूँ, एंड क्या मैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ। यस, ऑब्वियसली मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है मेरे पास। यस, मेरे पास है ICAI की। फोर्थ वन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। सो हम लोग बोल रहे हैं कि सर जो आपने कॉम्पिटेंस बोला है, सो टेक्निकल
आपका कैसा रहेगा, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कैसा है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, आप किसी लॉज एंड रेगुलेशन से रेस्ट्रिक्टेड हो या नहीं हो, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज़ ये ध्यान रखनी है, आप जब ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन कर रहे हो ना, तो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना है, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप क्या है उसका, और प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज। सो दीज आर द थिंग्स आपको ऐसे 620 के अंदर ध्यान में रखनी है। सो ऐसे 620 में मेजरली तो जो अपन लोगों ने अभी ये वाला पढ़ा ना, ये वाला पॉइंट कि एक तो मैनेजमेंट ने अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज़ करा है, कंसिडरेशन, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है, इट्स फाइन। मतलब इफ़ यू जस्ट रीड ओनली ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, थोड़ा आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा बट हो जाएगा। अब ये है इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। अब आप उसका काम चेक कर रहे हो, एक्सपर्ट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिर भी आप तो काम तो चेक करोगे क्योंकि भाई आप ऑडिटर हो। सो द ऑडिटर शेल इवेलुएट द एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क। आप कैसे देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे सोर्स डेटा। क्या सोर्स डेटा जो उन्होंने ऑडिटर ने, अब सपोज ग्रेजुएटी वैल्यूएशन का जो डेटा लिया है एक्चुअली ने, जो सोर्स डेटा है उसका, वो पहले तो रेलेवेंट है। क्या एम्प्लॉयज़ का डेटा है? हाँ रेलेवेंट है। कंप्लीट है? कंप्लीट कैसे चेक करेगा कि भाई मैं एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट बनाऊंगा कि जो आज मेरे एम्प्लॉयज़ खड़े हैं और जो ड्यूरिंग द ईयर का मूवमेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। एंड एक्यूरेसी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेक कर लूँगा। सो सोर्स डेटा में मैं 3 काम करूँगा, रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। फिर मैं एडिक्वेसी देख रहा हूँ एक्सपर्ट वर्क की, तो फिर मैं देखूंगा SAF, मतलब बेसिकली एक्सपर्ट को मैं क्या कर दूंगा, साफ कर दूंगा। एक्सपर्ट को मैं क्या कर दूंगा, बेसिकली साफ कर दूंगा। सो सबसे पहले मैंने सोर्स डेटा देख लिया। अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ अजम्पशंस एंड मेथड। उस भाई ने कुछ काम करने में अजम्पशन भी लिए होंगे, जैसे कि भाई एम्प्लॉय की टर्नओवर रेट मेरी 8% है और एक्चुअल में मेरी 10% है, तो क्या रिलेवेंट एंड रीजनेबल है? भाई रीजनेबल ठीक है, इट अप टू रीजनेबल, बट अगर वो एक्चुअल में अगर एक्चुअली 15% ले लेता, सॉरी 15% एम्प्लॉय टर्नओवर और उसने लेता वो कैलकुलेशन में 8%, सो देर इज ह्यूज गैप, ऑलमोस्ट डबल गैप हो गया। सो इट इज़ नॉट रेलेवेंट एंड इट इज़ नॉट रीजनेबल। थर्ड इज साफ का F, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। जो भी उसने फाइंडिंग एंड जो भी उसके कंक्लूजन है, क्या वो कंसिस्टेंट है मेरे अदर ऑडिट एविडेंस से? सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क जानना है तो मैं क्या करूँगा, साफ करूँगा एक्सपर्ट को। साफ का मतलब क्या है सर, सोर्स डेटा में मैं देखूंगा कि रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी एलिमेंट है या नहीं। दूसरा मैं देखूंगा अजम्पशंस एंड मेथड। अजम्पशन एंड मेथड में मैं क्या चेक करूंगा, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस। थर्ड वन इज फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, उसमें मैं क्या देखूंगा, कंसिस्टेंसी विथ अदर ऑडिट एविडेंस। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सो हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया वर्क। अब प्रोसीजर क्या है, आपको ये तो पता है कि सोर्स डेटा, अजम्पशंस एंड मेथड एंड फाइंडिंग एंड कंक्लूजन आपको क्या करने हैं, इवेल्युएट करने हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या है भाई, क्या प्रोसेस करोगे? तो प्रोसेस आप ऐसा करोगे सर, सबसे पहले आप इंक्वायरी करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे सर, इंक्वायरी करोगे। क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। फिर आप क्या करोगे, उसका वर्क पेपर रिव्यू करोगे, उसकी रिपोर्ट रिव्यू करोगे। थर्ड वन इज आप कोलैबोरेटिव प्रोसीजर ऑब्टेन करोगे, जैसे कि आप ऑब्जर्व करोगे उसके एक्सपर्ट का काम, देखोगे, आप एग्जामिन करोगे पब्लिश डेटा। अभी सपोज मेरे मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन या मेरे मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अंदर या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर बोल रखा है कि भाई एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशियो 10% है और एक्चुअली ले रहा है 15%। सो हम लोगों ने इवेलुएट किया कि भाई ये गलत है, तुम लोगों ने गलत लिया। कंफर्म करेंगे हम रेलेवेंट मेथड विथ थर्ड पार्टी से भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हैं और रिपरफॉर्म करेंगे कैलकुलेशन। सो हम लोग क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे टू डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग इंक्वायरी करेंगे, दूसरा हम लोग रिव्यू करेंगे वर्क पेपर का, थर्ड वन इज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे उसके काम का, फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे पब्लिश डेटा और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, फिर हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग रीपरफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं विथ रेलेवेंट एक्सपर्ट कि भाई मेरे पास भी ये एक्सपर्टाइज है और उसके पास भी ये एक्सपर्टाइज है, तो उसका काम मेरी फर्म में मेरा बंदा रिव्यू करेगा। डिस्कस कर सकते हैं मैनेजमेंट से और कंफर्मेशन ले सकते हैं थर्ड पार्टी से। सो दीज आर द प्रोसीजर फ्रॉम विच वी कैन इवेलुएट द एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क। सबसे पहला क्या हुआ, इंक्वायरी। दूसरा क्या हुआ सर, रिव्यू ऑफ वर्क पेपर। इंक्वायरी हो गया, रिव्यू ऑफ वर्क पेपर हो गया, ऑब्जर्वेंस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क हो गया, एग्जामिन पब्लिश डेटा और ऑथोराइटिव सोर्सेज। एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो, रीपरफॉर्म कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो रेलेवेंट एक्सपर्टाइज से, डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। एक बार सर जबरदस्त वापस एक बार शानदार तरीके से, पहले मैं गया इंक्वायरी करा, फिर मैंने उसके काम लिया कि भाई तेरे वर्क पेपर दिखा मेरे को, तो मैंने उसका वर्क पेपर दिखा, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने उसको कंपेयर करा किससे, पब्लिश्ड डेटा से, फिर मैंने अपनी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई, फिर मैंने क्या किया, उसकी कैलकुलेशन को रीपरफॉर्म किया, फिर
वही मैटर मैंने क्या किया, मेरे दूसरे ऑडिटर एक्सपर्ट से डिस्कस किया, फिर मैंने डिस्कस किया किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, और फिर हम लोगों ने कंफर्मेशन लिया किसके साथ, थर्ड पार्टी से। सो दीज आर द थिंग। देखो कोई भी ऑडिटर का एक्सपर्ट का अगर इन्वॉल्व कर रहा है सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मैटर, तो फैक्टर क्या रिलेवेंट हो गया कि भाई जनरली एक्सेप्टेड है विद इन द एक्सपर्ट फील्ड एंड कंसिस्टेंट विथ रिक्वायरमेंट और डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मॉडल। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल डूइंग एस ए 620। सो ऐसे 620 आपका खत्म होता है। अब देखो एक है ना जोरदार सा है, छोटी सी लाइन है, व्हेन वर्क ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट इज नॉट एडिक्वेट। अगर आपको लगता है आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपने इंक्वायरी किया, आपने रीपरफॉर्म किया, आपने एनालिटिकल प्रोसेसर लगाए, आपने डिस्कस किया रेलेवेंट एक्सपर्ट के साथ, आपने कंफर्मेशन लिया थर्ड पार्टी से, फिर आपको लगता है कि भाई यार उसका काम है ना जोरदार नहीं है, तो आप क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये डिफाइन नहीं है। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आप क्या करोगे, दूसरा ऑडिटर एक्सपर्ट या दूसरा मैनेजमेंट एक्सपर्ट लाओगे, या फिर क्या कर सकते हो खुद ही कैलकुलेशन करोगे पढ़ा के, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स। अभी सर इलस्ट्रेशन 2 है, बहुत ही जोरदार, बहुत ही इजी, बहुत ही जोरदार ज़बरदस्त है, एकदम रीड ओनली वाला इलस्ट्रेशन है, जो ऑलरेडी अपन लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े वही सारे हैं, तो हम इस पर टाइम जाया नहीं करेंगे। अब हमारा आ रहा है सर जोरदार ज़बरदस्त, एक बार पानी पी लो, जिसको वीडियो पॉज करना है एक बार वीडियो पॉज कर लो। सबसे डिफिकल्ट, सबसे नंबर 1 ऐसे 540 जोरदार ऐसे है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे दिमाग हिल जाएगा कि भाई ये ऐसे बोलना क्या चाहता है सर, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा अच्छे से एकदम मोटिवेशन के साथ देखना। ऐसे 540 का लेक्चर बहुत ही जोरदार है। ऐसे 540 क्या बोलता है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। देखो जोरदार, बहुत ही जोरदार, ध्यान से सुना। ये क्या बोल रहा है, आपको ऑडिट करना है किसको, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। पहले तो सर ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता क्या है। अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब है सर approximation of monetary amount in case of absence of precise means of measurement। जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट हम बोल सकते हैं कि सर प्रोविज़न, किसी खर्चे का प्रोविज़न करना, सॉरी एक सेकेंड, हाँ। सो हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या बोल सकते हैं कि भाई आज मेरे पास प्रीसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट नहीं है, मेरे पास कोई मेजरमेंट करने का तरीका नहीं है कि आज जैसे मेरा कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और वो मार्केट में ऑब्जर्वेबल नहीं है, बेसिकली वो मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, तो उसकी फेयर वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा। सो दिस इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट इन अब्सेंस ऑफ प्रीसाइज। अगर वो लिस्टेड होता तो मेरे पास शेयर की प्राइस होती, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, तो मेरे पास आई डोंट हैव प्रिसाइज मीन्स ऑफ मेजरमेंट, सो मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ उस अमाउंट को। स्कोप ऑफ दिस ऐसे रीड ओनली पैरा है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट रीड ओनली है। ये जोरदार है, ये जस्ट यू हैव टू लर्न, जोरदार है, एकदम जबरदस्त है, मतलब अल्टीमेट है, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा सर, मज़ा आ जाएगा। सर ऐसे कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो बड़े ही कम रिस्की, थोड़े कम रिस्की और जिनका रिस्क कम है, जिनकी अनसर्टेनिटी की, जो एस्टिमेट इजीली हो सकते हैं सर, ऐसे कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो सर देखो, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सिंपल सा ट्रेडिंग का धंधा है या सिंपल स्टेशनरी आइटम्स का धंधा है, तो वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। दूसरा, ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो फ्रीक्वेंटली बना रहे हैं और अपडेट भी हो रहे हैं, जैसे शेड्यूल 2 डिप्रिसिएशन की रेट्स। सो दीज आर द फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, डिराइव फ्रॉम डेटा दैट इज रेडीली अवेलेबल। अगर मुझे लिस्टेड एंटिटी की शेयर प्राइस निकालनी है, तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल डेटा रहेगा। सो हम लोगों ने सबसे पहले समझा कि भाई बिजनेस एक्टिविटी, या तो बिजनेस ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, चलो बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड हो रहा है। तीसरा मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जो डेटा है जिससे मुझे अकाउंटिंग एस्टिमेट करना है वो रेडीली अवेलेबल है, डेटा रेडीली अवेलेबल, या अकाउंटिंग एस्टिमेट फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड, और बिजनेस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। फोर्थ वन इज, मैं बोला हूँ सर, मेथड ऑफ मेजरमेंट है ना, वो एप्लीकेबल एफआरएफ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि मुझे मेजर कैसे करना है, वो एप्लीकेबल एफआरएफ ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखा है एंड वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड। ये हमें पता है, वेल नोन, एकदम जबरदस्त वेल नोन है, इट इज इन न्यूज़। सो सर हम लोग क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग एस्टिमेट लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं है जिन आइटम्स की और जिनका रिस्क भी लोअर है। तो देखो भाई, बिजनेस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग एस्टिमेट इजीली बना सकते हैं अपन। अगर फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड है तो हम लोग आराम से बना सकते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। डेटा रेडीली अवेलेबल है तो इजीली अकाउंटिंग एस्टिमेट को मेजर किया जा सकता है।
मेथड और मेजरमेंट है वो भी प्रिस्क्राइब कर रखा है किसने, एप्लीकेबल एफआरएफ ने, और दीज आर द वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड। अब सर वही अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कब बन जाएगी, अगर तुझे बोल दिया कि भाई तू केस जीतने वाला है या हारने वाला है। चलो अभी रिसेंटली राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में किसको पता था कि भाई बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीत जाएगी। सो व्हाट इज द आउटकम, हमें नहीं पता था इलेक्शन का आउटकम क्या होने वाला है। सो दीज आर द एरियाज वेयर इट इज हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे हैं, जो लिस्टेड एंटिटीज नहीं है, मॉडल हाईली स्पेशलाइज्ड है, डेवलप्ड बाय एंटिटी। So these are the accounting estimates, these are the examples of accounting estimates, or these are the scenarios where it is low estimation uncertainties, these are the scenarios where it is high estimation uncertainty। ये पूरा का पूरा रीड ओनली है, ये आपको आप पढ़ सकते हो खुद से। देखो एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन अदर देन फेयर वैल्यू, ये कौन सा है, अदर देन फेयर वैल्यू वाले, अदर देन फेयर वैल्यू वाले जिनके एग्जांपल है, जैसे इन्वेंट्री है उसमें कोई फेयर वैल्यू नहीं लगता, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूशन है, वारंटी ऑब्लिगेशन हो गया, डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, शेड्यूल 2 में ऑलरेडी दे रखा है, प्रोविजन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, आउटकम ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो गया। लेकिन फेयर वैल्यू वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट कौन से है सर, एक तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा इंड AS 109 है, शेयर बेस्ड पेमेंट है इंड AS 102, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर डिस्पोजल कि भाई उसकी आज की वैल्यू क्या है, सर्टेन एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्वायर्ड इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो एसेट्स यूज करिए, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टीज विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन, गिफ्ट दिए तो उसका क्या फेयर वैल्यू तुम लोग निकालोगे। सो दीज आर द एग्जाम्पल। ये पेज आपकी खुशी के लिए आपको जबरदस्त 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 3.45 को कट 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 कट, चलो 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 कट करो कट करो कट करो, 3.46 को कट करते हुए चलो सर, बहुत मज़ा आ रहा है कट करने में। दोनों पेज बिल्कुल पढ़ने ही नहीं है, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना कुछ उसमें राम कहानी है। पेज नंबर 3.45 एंड 3.46 यू कैन ओनली डिलीट इट, जैसे आपने एक्स को डिलीट किया वैसे आप अपने आप को डिलीट, इसको पेजेस को डिलीट कर सकते हो। अभी सर जोरदार आता है मेरा ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। आज मुझे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की सर ऑडिट करनी है, इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूशन है उसकी मुझे ऑडिट करनी है, तो हाउ विल आई डू द ऑडिट, व्हाट विल बी माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट विल बी द ऑडिटर की प्रोसीजर। सो दीज आर द पॉइंट्स। सबसे पहला बोलता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब हाउ टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि भाई आज मेरा जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है उसमें मेरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है, तो वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेबल एफआरएफ की, बेसिकली इंड AS की क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अब अगर इंड AS की कुछ रिक्वायरमेंट है तो मैनेजमेंट ने भी कुछ काम चोरी तो की नहीं होगी, कुछ तो काम किया होगा। सो हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दोज ट्रांजेक्शन इवेंट एंड कंडीशन। सो हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा कि व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। भाई अगर पहले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कानून का क्या रिक्वायरमेंट है और मैनेजमेंट ने क्या काम किया है। हम लोग काम करने थोड़ी ना बैठेंगे, हम लोग तो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर हम लोग करेंगे इंक्वायरी। भाई लॉ रेगुलेशन की ये रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट ने ये काम किया तो मैं अपनी नाक घुसेड़ूंगा और बोलूँगा कि भाई 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 इंक्वायरी करूँगा मैं। और इंक्वायरी क्या करूँगा मैं, इंक्वायरी क्या करूँगा कि सबसे पहले कोई नया टाइप का ट्रांजेक्शन एंटर किया है तुम लोगों ने, ताकि मेरे अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हो सकता है अगर तुम लोगों ने नया टाइप का ट्रांजेक्शन किया है एंटर। अगर नया टाइप का ट्रांजेक्शन एंटर नहीं किया लेकिन जो ट्रांजेक्शन की टर्म्स थी वो तुमने चेंज कर दी, या तो भाई नया टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर ट्रांजेक्शन की टर्म्स तुम लोगों ने चेंज कर दी, या फिर तुम लोगों ने अकाउंटिंग पॉलिसी ही चेंज कर दी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट, या फिर कोई रेगुलेटरी चेंजेस आ गए जैसे AS to IND AS आया, फिर न्यू कंडीशन और इवेंट्स हैव बीन अकर्ड। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, आज मेरी क्या जिम्मेदारी है। आज सबसे पहले मेरी क्या जिम्मेदारी है, देखो ध्यान से सुनना, जोरदार है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, फिर मैनेजमेंट ने काम क्या किया और फिर मैंने अपनी नाक बीच में डाली और मैंने बोला इंक्वायरी किया। क्या मैटर्स के बारे में इंक्वायरी किया कि सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कोई नया टाइप का ट्रांजेक्शन है, अगर ट्रांजेक्शन है तो उसकी टर्म्स क्या है, क्या टर्म्स में चेंजेस हुआ, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हुआ, क्या कोई बिजनेस की इवेंट्स और कंडीशन में चेंजेस हुआ, या फिर कोई रेगुलेटरी और अदर चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। इतने से बात में को याद करने से मेरे ये 2 पॉइंट हो गए खत्म। जोरदार सर, जोरदार, मज़ा आ गया। मज़ा आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, लाइक कर देना यार। अगर लाइक नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। वीडियो को जैसे ही बिना लाइक करे या बिना सब्सक्राइब करे चले गए तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। सो अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है, देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसे सब्जेक्ट है, अगर ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया और मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करा तो ही हैव टू इवेलुएट। भाई फिर उसको मैनेजमेंट पे भरोसा उठ जाएगा और बोलेगा भाई तेरी लिस्ट ही कंप्लीट नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट होता
क्या है. सो देयर मे बी चांसेस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज किसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल के अंदर. और इंटरनल कंट्रोल को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजमेंट की. अब सर अगर हाउ मैनेजमेंट मेक द अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो उसके बारे में सर हमें क्या क्या इंक्वायरी करनी पड़ेगी. हाउ मैनेजमेंट मेक द अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अंडरस्टैंडिंग द डेटा. तो हम लोग सबसे पहले उसका मेथड जानेंगे कि व्हाट इज द मेथड यू आर अप्लाइंग. फिर हम तेरा कंट्रोल क्या है उसके ऊपर, तेरा रेलेवेंट कंट्रोल क्या है कि प्रिपेयर कोई और है, रिव्यूअर कोई और है, वेदर क्या तूने एक्सपर्ट को यूज़ किया है, ठीक है ना. फिर क्या तेरे अजम्पशंस है, कोई तेरा चेंज हुआ है प्रायर पीरियड से, और असेस्ड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, जो तूने असेस की हो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. सो हम लोगों ने देखो टॉपिक को कनेक्ट करो. सबसे पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई एंड एसेस करेंगे, पहले एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट चेक कर ली, मैनेजमेंट क्या काम करता है, फिर हम लोगों ने इंक्वायरी की. इंक्वायरी में हम लोगों ने ये पूछा कि भाई कोई तुमने नया टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हुआ है, या कोई रेगुलेटरी और अदर चेंजेस या न्यू कंडीशन और इवेंट आइडेंटिफाई. अब जो मैनेजमेंट है, जहाँ मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड कंडीशन, तो हम लोग पूछेंगे उनको कि भाई तुम्हारा मेथड क्या है. चलो तुम लोगों ने काम किया, तो अब हम लोग काम पे पूछ रहे हैं. पहले तो हम लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट कंप्लीट है या नहीं. अभी हम लोग पूछ रहे हैं कि जो तुमने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया है उसका मेथड क्या है, उस पर रेलेवेंट कंट्रोल क्या है, उस पर तुमने कोई एक्सपर्ट यूज़ करा है, तुम्हारी कोई एजम्पशंस है, तुम्हारा कोई चेंजेस हुए प्रायर पीरियड से, और अकाउंटिंग एस्टिमेशन में कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं. वापस से एक बार, मेथड क्या है, कंट्रोल क्या है, क्या तुमने एक्सपर्ट को यूज़ करा है, क्या अजम्पशंस है तुम्हारी, वेदर देयर आर एनी चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड एंड असेस्ड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. एंड ऑडिटर शैल रिव्यू द अकाउंट आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट. देखो ऑडिटर को ना हमेशा रिव्यू तो करना ही पड़ेगा प्रायर पीरियड का भी जाके. उसका ज़रूरी नहीं भाई, वो ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैं पुराने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है या पुराने ऑडिटर है उस पर क्वेश्चन उठा रहा हूँ. खाली मैं वो देख रहा हूँ कि जो पुराने में, अगर जो पुराने मॉडल में मैं नया डेटा डालता हूँ तो सेम ही रिजल्ट देता है जो मैनेजमेंट ने मुझे दिया है. अब ऑडिटर इवेलुएट करना है. देखो ऑडिटर को क्या करना है, इवेलुएट करना है. सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जो सिग्निफिकेंट रिस्क दे रखी, तो अभी सिग्निफिकेंट रिस्क दे रखी, तो चलो तुम लोगों ने मैनेजमेंट से तो समझ लिया, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली, लेकिन तुम लोगों को और क्या करना है, ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस या ऑल्टरनेटिव आउटकम है तुम्हारे पास. अजम्पशंस जो तुम लोगों ने लिए वो रीजनेबल है, एंड कोई स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन है या नहीं. सो हम लोगों ने ये समझा, इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटर हम लोगों ने समझ लिया. अब देखो अगर मैनेजमेंट हैज़ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली नहीं करा है, एड्रेस नहीं करा है किसको, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को. जो अकाउंटिंग एस्टिमेट में अनसर्टेनिटी थी, जो इनसिक्योरिटी थी, वो अगर नहीं करा है तो ही हैव टू डेवलप द रेंज. उसको एक रेंज डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर 5 से 10 करोड़ के बीच में अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट का कुछ गैप छूट जाता है तो मैं चलेगा, लेकिन 10 करोड़ के बाद अगर कोई गैप छूट जाता है तो आई हैव टू इवेलुएट इट. ठीक है. अभी एक ये चीज़ जोरदार है, ज़बरदस्त है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, लिटरली बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा. अब ये है ना, आपको रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया मैं पढ़ा रहा हूँ. अब रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया आप इधर से पढ़ने जाओगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, एकदम ऐसे क्या पढ़ लिया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो एक मैंने बढ़िया सा ना चार्ट बनाया, बढ़िया सा, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना पड़ेगा. सो ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क. बराबर बात है, अगर जो रिस्क ही ज़्यादा है तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. अब मैनेजमेंट का डिसीजन है, भाई मैनेजमेंट ने कैसे डिसाइड करा कि भाई हमें इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिकॉग्नाइज करना है और इसको नहीं करना है, और जो मेजरमेंट बेसिस लिए वो प्रॉपर है या नहीं है. तो अब देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, उसकी 3 चीज़ें. सबसे पहले तो तुम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसके अंदर, अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर. आज मैंने कोई चीज़ अकाउंटिंग एस्टिमेट करी है, जैसे सपोज मैंने ग्रेजुएटी का वैल्यूएशन है, उसमें मैंने बोला कि एम्प्लॉय का टर्नओवर 8% मैंने लिया है, तो अभी रिस्क क्या हो सकता है, रिस्क ये हो सकता है कि अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो वो 8% की जगह 6% भी कर सकता है, 4% भी कर सकता है, बट एक्चुअल क्या है 10% है. और उसको लॉस दिखाना है तो वो क्या करेगा, 8 का 16 दिखा देगा. सो सबसे पहले रिस्क क्या है यहाँ पे, एरर की भी है, फ्रॉड की भी है. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड एसेस करना है क्या, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. अगर सपोज मेरा अगर
मैं 1 करोड़ से 10% प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट आता है। सो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का कितना इम्पैक्ट आता है मेरे प्रॉफिट पे। दूसरा, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, क्या मैं इस एस्टिमेट का कोई ऑल्टरनेटिव अजम्पशन या ऑल्टरनेटिव एविडेंस ढूंढ के नहीं ला सकता। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई एंड एसेस। मुझे 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि सबसे पहले तो डिग्री क्या है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की, और दूसरा हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है या नहीं। अब दूसरा, मुझे आइडेंटिफाई और एसेस तो कर लिया मैंने, अब मुझे क्या करना है, रेस्पॉन्ड करना है। तो क्या मैनेजमेंट हैज़ अप्रोप्रिएटली अप्लाइड विथ एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या मैनेजमेंट ने, अभी चलो आइडेंटिफाई और एसेस हमने क्या करा कि हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की डिग्री क्या है और कोई हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाला अकाउंटिंग एस्टिमेट है या नहीं। फिर हम लोगों को अभी इसको रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, प्रोसीजर तो लगाने पड़ेंगे। हम लोगों ने आइडेंटिफाई तो कर लिया क्वेरी, अभी हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, उसका रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड मतलब हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल बी अवर रिएक्शन। कोई क्वेरी आती है तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा, हमारा रिएक्शन ये रहेगा कि क्या मैनेजमेंट ने काम उस ढंग से करा है, मैनेजमेंट हैज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड विद एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा, जो भी मेथड्स है वो अप्रोप्रिएट है एंड अप्लाई कर रहा है कंसिस्टेंटली। जो मैनेजमेंट ने मेथड्स लिए हैं वो अप्लाई कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। अब देखो प्रोसेसर क्या होगी सर, प्रोसेसर भी बड़ी जोरदार है। प्रोसेसर इज सेम एज ऐसे 500 के अंदर तुम लोग पढ़ोगे, ऐसे 500 के अंदर तुम लोग पढ़ोगे, ऐसे 500 के अंदर, ऐसे 500 के अंदर तुम लोग पढ़ोगे कि भाई जो इवेंट्स है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। वेदर इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले अब तुम क्या कर रहे हो, प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो कि जो इवेंट्स है, अब जैसे मैं 31 मार्च की रिपोर्ट है, 31 मार्च की बैलेंस शीट है और उसको 30 सितंबर को साइन करवा रहा हूँ। सो जो इवेंट्स हुए हैं मार्च और सितंबर के बीच में वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड तो कर रहे हैं ना, क्या मेरे अकाउंटिंग एस्टिमेट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना। दूसरा, मुझे प्रोसीजर क्या करनी पड़ेगी, आई हैव टू चेक कि भाई जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट है और जो असम्पशंस है वो रीजनेबल है। सबसे पहले तो इवेंट्स जो है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और दूसरा जो मेथड है और असम्पशंस है वो अप्रोप्रिएट है एंड एज वेल एज रीजनेबल है। अब जो मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाया है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चेक भी तो करना पड़ेगा डेटा को। भाई जिस डेटा से उन्होंने प्रिपरेशन करी है उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चेक करना पड़ेगा। डेटा का मैं क्या क्या चीज़ें चेक करूँगा कि सबसे पहले तो एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरा कंप्लीट होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज इट शुड बी रेलेवेंट, और जो उसके सोर्स रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर मैं रिकैलकुलेशन कर लूँगा एंड आई विल चेक ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर इतने से फ्लो चार्ट में आपने कितना पढ़ा दिया, सर इतने से फ्लो चार्ट में आपके मोटा मोटी 1.5 पेज हो गया, ये आधा पेज और ये 1 पेज। सर इतने से फ्लो चार्ट में क्या बात है, क्या बात है, जोरदार है सर, जोरदार बात है। सबसे पहले देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, 2 चीज़ों से होता है, एरर और फ्रॉड। अभी एरर और फ्रॉड को आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई और असेस करना है। कैसे आइडेंटिफाई एंड असेस करोगे कि भाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की डिग्री क्या है, कितना एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हो सकता है। दूसरा, क्या मेरा हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले कोई एरियाज है तो वो मुझे ध्यान में रखना है। अभी मुझे रिएक्ट करना पड़ेगा, सो आई हैव टू रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड मैं कैसे करूंगा कि भाई मैनेजमेंट ने काम चोरी तो नहीं किया ना, मैनेजमेंट हैज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड विद एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा, जो मेथड्स है वो अप्रोप्रिएट एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। जो मैनेजमेंट मेथड लगा रहा है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए पहली बात तो, और दूसरा अप्लाई होना चाहिए कंसिस्टेंटली। अभी जो मेरे प्रोसीजर है, अब मैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, आज मुझे ये रेस्पॉन्ड करना है तो रेस्पॉन्स के लिए प्रोसीजर भी तो परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो आई विल डू दिस प्रोसीजर। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि भाई जो इवेंट्स है अकरिंग अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट इज प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरा, जो भी मेथड है एंड जो भी मेरे अजम्पशंस है वो रीजनेबल होने चाहिए एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अब जो टेस्ट चेक लिया है मैनेजमेंट ने, डेटा जो लिया है वो टेस्ट चेक करना पड़ेगा ताकि मैं एक्यूरेट, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी चेक कर सकूँ और कंप्लीट है या नहीं। फिर मैं रिकैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ और टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग कर सकते हैं। अभी एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई डिस्क्लोजर में तुम लोग क्या क्या करोगे अगर तुम्हारा मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तुम अजम्पशंस क्या क्या तुम लोगों ने लिए वो तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एफएस के अंदर। मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या है वो तुमको करना पड़ेगा। बेसिस फॉर सिलेक्शन क्या है, एनी चेंज इन द मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड सोर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। यू कैन जस्ट रीड इट ओनली। दीज आर द रीड ऑन पैरा। सो हमारा सर बहुत ही खुशी की बात है सर, ऐसे 540 हमारा खत्म होता है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है सर, छोटा सा टॉपिक है 3rd चैप्टर का कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है। सर एनालिटिकल प्रोसीजर में आपको क्या करना है, जब भी आप एनालिटिकल प्रोसीजर डिज़ाइन कर रहे हो सबसे पहले तो ये देखो कि सूटेबिलिटी है पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की। अभी जैसे मैं सेल्स करता हूँ कस्टमर वाइज, मेरा मेजरली जो मैं भी सेल्स करता हूँ, जो भी मेरे यूनिट्स है वो सारे कस्टमर वाइज है, लेकिन मैं जो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा हूँ
होल लोकेशन वाइज लगा रहा हूँ तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरी जो रेट्स है वो कस्टमर वाइज डिफाइंड है। सो आई हैव टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसेसर बेस्ड ऑन कस्टमर बेसिस। दूसरा, मैं रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक करूंगा कि भाई रिलायबिलिटी क्या है डेटा की, और जो ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन है। मैं ये सोचता हूँ कि हाँ यार, मेरा बिजनेस देखो इन्फ्लेशन 10% से बढ़ा है, तो मोटा मोटी मेरा बिजनेस में 15-10% या तो माइनस या 10% प्लस, इन दोनों में चेंज आ सकता है। मेजरली 10% प्लस ही होना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन है। तीसरा, मैं क्या करूंगा, फिर डेवलप करूंगा एक्सपेक्टेशन कि भाई मेरे हिसाब से अगर आज मेरी कंपनी के पास 9 करोड़ की बोरोविंग है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अगर 10% लगता है तो 90 लाख रुपए मेरा फाइनेंस कॉस्ट होना चाहिए। लेकिन पता चलता है जब एनालिटिकल प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं तो पता चलता है कि 90 लाख नहीं, यहाँ तो 1 करोड़ है। तो भाई 10 लाख का गैप क्या है वो तुमको आइडेंटिफाई करना है एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस। सो सर, हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जोरदार तरीके से खत्म होता है। ये सब हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना। इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसेसर में सिंपल बोल रहा है कि आप इंक्वायरी कर लो और परफॉर्म कर लो अदर ऑडिट प्रोसेसर। सो बेसिकली सिंपल ये क्या बोल रहा है, इंक्वायरी कर लो और परफॉर्म कर लो फर्दर ऑडिट प्रोसेसर। यहाँ आपका सर चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। बड़ा ही जोरदार तरीका है। इंटीग्रेटेड कैसे सिनेरियोस सेल्फ करना बड़ा ही ईजी है। बाकी के सारे क्वेश्चन भी सेल्फ करना बहुत ईजी है। जहाँ मुझे लगता है कि यार मुझे इंटरव्यू होने की ज़रूरत है वहाँ मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, अदरवाइज यू हैव टू डू सेल्फ। एक बार फटाफट फास्ट रिवीजन कर ले। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फटाफट। चलो एकदम सीट बेल्ट बांध के जोरदार तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऐसे 620 और 540। फटाफट फास्ट रिवीजन करेंगे। सो सर, हम लोगों ने ये पढ़ा ऐसे 620 क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव ट्विन ऑब्जेक्टिव है कि वेदर टू यूज़ द वर्क, और अगर वर्क यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो वो एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अभी हमको कंसिडरेशन में ध्यान में रखना है, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं अगर हमें ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करना है। क्या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज़ करा है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है मैटर का। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसेसर क्या रहेगा। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद एक्सपर्ट क्या रहेगा। एंड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या रहेगा। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। एम्प्लॉय बाय एंटिटी और पार्टी एंगेज्ड है। एक्सरसाइज कर रहे हैं कंट्रोल और इन्फ्लुएंस। कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज़ क्या है उसका। टेक्निकल कितना स्ट्रॉन्ग है एंड कंट्रोल बाय एंटिटी। सो अभी हमें एंटिटी ऑफ ऑडिट प्रोसेसर हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग ऑडिटर एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं तो नेचर ऑफ मैटर क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है मैटर के अंदर, सिग्निफिकेंस कितना है, ऑडिटर का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कितना है, और फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसेस। भाई किसी की भी कंपिटेंस चेक करनी होती है तो हम लोग उसका टेक्निकल देखते हैं, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड देखते हैं, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी देखते हैं, एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन है या नहीं है। अभी तुमको इवेल्युएट करनी है एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट वर्क, तो तुम उसको क्या करोगे, साफ करोगे। साफ मतलब सोर्स डेटा, अजम्पशन एंड मेथड एंड फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। सोर्स डेटा का आप रिलेवेंस, कंपिटेंस एंड एक्यूरेसी चेक करोगे। अजम्पशंस एंड मेथड का रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस आप चेक करोगे। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन का आप देखोगे कि भाई कंसिस्टेंसी है विद अदर ऑडिट एविडेंस। अभी आपको इवेल्युएट करना ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क रिव्यू करना है, तो आप क्या क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे, रिव्यू करोगे, वर्क पेपर का ऑब्जर्व करोगे, एग्जामिन करोगे, पब्लिश डेटा और ऑथोरेटिव सोर्सेज से, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, रीपरफॉर्मेंस करोगे, डिस्कस करोगे विद रिलेवेंट एक्सपर्टाइज, डिस्कस करोगे विद एक्सपर्ट, और कंफर्मेशन लोगे थर्ड पार्टी से। अकाउंटिंग एस्टिमेट सर क्या होता है, ऐसे 540 हम लोग पहुंच गए। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है सर, अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉनेटरी अमाउंट इन एब्सेंस ऑफ प्रिसाइज मींस ऑफ मेजरमेंट। अकाउंटिंग एस्टिमेट, लो एस्टिमेशन, अनसर्टेनिटी और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो कहाँ पे होगा, बिजनेस एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड है, डिराइव्ड फ्रॉम डेटा दैट इज रेडली अवेलेबल, मेथड ऑफ मेजरमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ ने प्रिस्क्राइब किया एंड वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड है। अकाउंटिंग एस्टिमेट में हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कब रहेगी, आउटकम ऑफ लिटिगेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पब्लिकली ट्रेड नहीं हो रहे, और मॉडल है जो हाईली स्पेशलाइज्ड है और डेवलप्ड बाय एनटीटी, ठीक है। फिर हाउ टू आइडेंटिफाई एंड एसेस आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना, पहले रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेबल एफआर की, मैनेजमेंट ने कुछ काम चोरी की है या नहीं, फिर मैं करूंगा इंक्वायरी में मैं क्या करूंगा, न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है या नहीं है, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, रेगुलेटरी चेंज हुआ है, या फिर कोई कंडीशन और इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। अगर मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया तो उसका मेथड क्या है, रिलेवेंट कंट्रोल क्या है, एक्सपर्ट को यूज किया है, असम्पशंस है, चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड और एसेस्ड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। इवोल्यूशन बाय ऑडिटर मैं ये देखूंगा, अल्टरनेटिव असम्पशंस है,
अजम्पशंस रीजनेबल है और स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन है या नहीं। सो लास्ट में मैं ये देखूंगा कि अगर मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई एंड एसेस करूंगा डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। फिर मैं रेस्पॉन्स करूंगा मैनेजमेंट हैज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड विद एप्लीकेबल एफआरएफ, और मेथड्स है वो अप्रोप्रिएटली एंड अप्लाइड है कंसिस्टेंटली। प्रोसेसर में मैं क्या करूंगा, इवेंट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, मेथड अप्रोप्रिएट है या नहीं, अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं, टेस्ट चेक करूंगा डेटा को एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रेलेवेंट है या नहीं, सोर्स रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रिकैलकुलेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और इसके साथ आता है आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म मेरी ओर से। चैप्टर 3 का हम लोग कर रहे हैं दी एंड। अभी आप लोगों को अच्छे बच्चों को क्या करना है, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। 3 बार फटाफट अच्छे से पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जो दोस्त मेरे से जुड़ना चाहता है, जिनको मेरी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए थ्रू व्हाट्सएप, वो मुझे इस नंबर पे 7990722766 पे व्हाट्सएप करो। अपना नाम, अपना आप कहाँ रहता है एंड लिख दो खाली सिंपल सा, सर आई वांट टू ज्वाइन योर कॉमन पोर्टल ग्रुप। वहाँ पे मैं वीडियो के अपडेट्स डालता हूँ, शॉर्ट नोट्स डालता हूँ, सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। यहाँ पे आपका काम इजीली हो जाएगा। और आप मुझे किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हो कि सर मुझे मेंटरशिप चाहिए, सर मुझे किसी सब्जेक्ट में गाइड चाहिए, या फिर किसी सब्जेक्ट में मुझे लाइव क्लासेस चाहिए, लाइक किसी सब्जेक्ट में बोले तो ऑडिट में मुझे लाइव क्लास चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर दिन हम लोग 1 से 1.5 घंटा रात को बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे एक साथ ऑडिट के साथ। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। बाय बाय, जय हिंद, अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, एक बात ध्यान रखना भाई, सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, और सब्सक्राइब हो तो लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।